नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करने जा रहे हैं कि अदालतों पर कई बार इस तरीके के आरोप लगते हैं कि वो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर फैसले दे रही हैं, और पिछले 3 दशकों में इस तरीके के कई मामले या फिर मैं कहूं कि फैसले आए हैं जिन पर ऐसा लगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो संतुलन होना चाहिए था वो संतुलन कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों की अलग शक्तियां संविधान में दी गई हैं और उनका दायरा भी, लेकिन क्या असल में अब ये संतुलन कहीं और कई बार बिगड़ रहा है, और इसके पीछे की वजहें क्या हैं, और इस संतुलन को कायम करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो किस पर है और किस तरीके से संतुलन कायम हो सकता है, ये समझेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं पीके मल्होत्रा साहब, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार में रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ सुनीता ओझा हैं, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट में, आपका स्वागत है। अशोक बगड़िया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और खासतौर पर लीगल मामलों को देखते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत मैं करना चाहूँगा सुनीता जी आपसे, क्योंकि जब ये कहा जाता है, ये जो एक आशंका या आरोप कहें कि कुछ फैसले कई बार ऐसे दिखते हैं जहाँ पर क्या न्यायपालिका अपने सीमाओं से बाहर जाकर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में पहुंच जाती है, और वो जो ओवररीच की बात कही जाती है वो सही साबित होता है। धन्यवाद कविंद्र जी। न्याय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका, ये तीनों का एक संतुलन बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन सब का एक जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सेपरेशन ऑफ पावर। कार्यपालिका को अपने कार्य क्षेत्र में काम करना है, आपकी जो विधि पालिका है वो अपने कार्य क्षेत्र में, और न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र में। इसका इतिहास से अगर लिखे तो एरिस्टोटल से लेकर के मॉन्टेस्क्यू तक सबने लिखा है ये सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। तो जब हम जुडिशरी के रोल के बारे में आते हैं तो जुडिशरी क्या है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी का रोल है टू एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक गार्जियन की तरह उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना, कोई भी इनके जो इश्यूज अराइज होते हैं ये आपके जुडिशियल रिव्यू पावर के अंडर न्यायपालिका देखती है। अब ये संतुलन जो है वो तब बना रहता है जब ये तीनों बॉडीज अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करें। अब ये जो एलिगेशन आती है और जैसे कि भाई कि बहुत जुडिशियल एक्टिविज्म की, जुडिशरी बहुत एक्टिव हो रही है, वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकल के काम कर रही है, क्योंकि अगर जुडिशरी एक्टिव होती है तो क्या करती है? देखिए, जब हम 1980s में बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए, 90s में, फिर 1990s में बहुत सारे डिसीजन हुए जब जुडिशरी ने सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस दिए, जिसमें वो माने जा सकते हैं वो जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर के। अगर मैं इतिहास की बात करूं, अगर इंडिपेंडेंट इंडिया के, और वो बहुत वेलकम किया गया, चाहे वो आपके बॉन्डेड लेबरर्स के बारे में हो, चाहे हेल्थ के बारे में लेकर के हो, चाहे जो मजदूरों को लेकर के होती है, बहुत सारे, और उनको वेलकम किया गया क्योंकि जुडिशरी ने अपने लिए जो रोल देखा वो ये देखा कि हम जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जिसकी प्रॉमिस किया गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर DPSPs, उसको प्रमोट करने के लिए, जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ऐसे बड़े सारे प्रिंसिपल्स को मान करके डिसीजन दिए गए, जिनको माना जा सकता है कि वो एक्टिविज्म है, लेकिन बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग थे। लेकिन जब कमर्शियल क्षेत्र में, जब आपके वेदर इट इज अ टैक्स का इशू हो या आपके इंटरेस्ट का इशू हो, चाहे ये सब के क्षेत्रों में जब बहुत सारे डिसीजंस आने लगे हैं, जहां लगता है कि भाई जब जुडिशरी केवल जो मैटर्स उनके पास हैं उन्हीं को नहीं डिसाइड कर रही हैं, बल्कि वो पब्लिक इशू को लेकर के ओपिनियन भी दे रही हैं, वो गवर्नमेंट से वो डिमांड भी करती हैं उनसे कि भाई क्या जस्टिफिकेशन है, क्या कर रहे हैं आप लोग, और उनको पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो ये एक सही
ट्रेंड इसकी बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, और इसकी क्रिटिसिज्म का बेसिक ग्राउंड है सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि ये तीनों जो बॉडीज हैं वो अपने क्षेत्र में रह के काम करें तो संविधान का संतुलन बना रहेगा, और संविधान का संतुलन बनना जरूरी है क्योंकि वो डेमोक्रेसी का कोर है। तो अगर हम बोले कि अगर जैसे कि हम न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का पावर एक साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई लोगों की लिबर्टी कभी प्रोटेक्ट नहीं हो सकती। और ये मैंने नहीं कहा, ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा, फ्रेंच फिलोसोफर। इसी तरह ये भी बात सही है कि अगर सारे पावर अगर जुडिशरी में निहित हो जाएं, अगर जुडिशरी उनको करने लगे तो भी लिबर्टी नहीं प्रोटेक्ट होगी। और इसलिए तीनों बॉडीज का रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी, टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विच इज गिवन इन द आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू। अशोक जी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता या फिर जिस तरीके से कुछ फैसलों को कहा जाता है, और हाल के कुछ फैसलों को देखें जिसको लेकर अलग अलग जो लीगल एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो राय व्यक्त की, चाहे वो पटाखों से जुड़ा मसला हो, हाईवेज के किनारे शराब की दुकानों को लेकर हो, या किसी एक एरिया में किसी रोड को बनाने को लेकर हो, उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, आप इसकी जगह आपकी डिज़ाइनिंग इस तरीके की होनी चाहिए। क्या वाकई जो न्यायपालिका है वो अपनी हदों से बाहर जाकर कई बार सलाह, पॉलिसी उन पर दखल दे रही है, या फिर ये कहा जाए कि जो कार्यपालिका है जब वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, मैटर्स को नहीं सुलझा पाती, वहां पर एक मौका, एक स्पेस बनता है जिसको न्यायपालिका भरने की कोशिश कर रही है? जहां तक मेरी निजी राय है वो ये है कि न्यायपालिका एक संतुलन, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा दिया गया है कि बैलेंस ऑफ पावर्स। मोटे तौर पे जितने भी जजेस हैं वो इस चीज से वाकिफ हैं कि उन्हें जो भी फैसला करना है, इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, या पार्टीज के बीच में जो राइट्स को डिसाइड करना है, उन सबको वो देख के चलती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस दिया गया है उसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म की जो हम बात करते हैं, ये बेसिकली एक जुडिशियल फिलॉसफी है। जजों का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखने का नजरिया है, और मैं इस नजरिए को प्रोग्रेसिव नजरिया मानता हूं, क्योंकि जब कोर्ट या जजेस कोई फैसला देते हैं जिसको कार्यपालिका या लेजिस्लेचर डिसाइड करने में वक्त लगा रही है, और उसी चीज को जुडिशरी डिसाइड करती है, तो मैं उसको एक प्रोग्रेसिव चीज मानता हूं। और इस प्रोग्रेशन का वजह यह होता है क्योंकि वो सोशल और फंडामेंटल राइट्स जो इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको एनफोर्स करने में मदद करती है। हालांकि पिछले कई सालों से, पिछले 2 दशकों से सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की आलोचना ये की जा रही है कि वो अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट लाया गया लक्ष्मण रेखा का, लेकिन लक्ष्मण रेखा कभी किसी ने डिसाइड नहीं की कि क्या लक्ष्मण रेखा, किसकी क्या लक्ष्मण रेखा है, कि जजेस की या जुडिशरी की क्या लक्ष्मण रेखा, और उसको क्यों नहीं लांघना चाहिए। लेकिन सब ये कहते आए हैं कि भाई ये एक लक्ष्मण रेखा है और उसको आपको नहीं लांघना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम करने में जहां पीछे रह जाते हैं और जुडिशरी वहां पे पहल लेती है और उनको परसुएड करती है या कोई पॉलिसी फ्रेम करती है, तो उस चीज को जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल ओवररीच नहीं कहा जाना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है एक एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल ओवररीच डेफिनेटली एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। जब हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं तब हम ये कहते हैं कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में गई है। तो ये बड़ा ही क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है और जुडिशियल ओवररीच क्या है। मेरा पर्सनल निजी राय यह है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये बड़ा ही प्रोग्रेसिव और अच्छा कॉन्सेप्ट है। मल्होत्रा सर, जो कि अशोक कह रहे हैं कि उससे कितना सहमत है, क्योंकि अगर इसी तरह की दलील कार्यपालिका की ओर से आ जाए कि न्यायपालिका में कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत लंबे अरसे से रुकी हुई हैं, या उसको आपने मैटर को सॉल्व नहीं किया, पेंडेंसी ज़्यादा है और ये काम हम कर लेते हैं, हम इसमें दखल देते हैं,
तो स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है, या फिर जो कि अशोक जी कह रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ जो पॉजिटिव चीजें हैं उस तरफ आगे बढ़ने की या बढ़ाने की कोशिश, मौलिक जो मूल सिद्धांत हैं जो कि संविधान में दिए गए हैं उसको लागू कराने के लिए अगर न्यायपालिका आगे आ रही है तो उसमें बुराई नहीं है। कविंद्र जी, अभी पिछले ही सप्ताह हमने अपना संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सुप्रीम है और गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, उनका अधिकार क्षेत्र जो है वो इस संविधान के द्वारा निश्चित किया गया है। हर एक को अपने अपने दायरे में रहकर काम करना है। जब हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, जिसका जिक्र अशोक जी ने भी किया, वो लक्ष्मण रेखा संविधान ने ही बना दी है। सवाल प्रश्न तब उठता है, ये लक्ष्मण रेखा की जो बात आती है ये आती है संविधान के अंदर। जब संविधान के दायरे से बाहर जाकर के कोई अपना काम करने की कोशिश करता है तो हम ये कहते हैं कि सरकार का वो अंग अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है। क्या, जैसा कि अशोक जी ने भी कहा और आपने जो प्रश्न उठाया, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, मैं समझता हूं कानून के अंदर, इसके अंदर बहुत ही थिन लाइन है। कहां एक्टिविज्म खत्म होगा और कहां ओवररीच शुरू होगा, इसको परिभाषित करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी डीजल व्हीकल आते हैं उनको बंद करके सीएनजी को प्रमोट किया जाए। और सीएनजी को जब प्रमोट किया तो दिल्ली में प्रदूषण काफी समय तक कंट्रोल किया गया। क्या ये एग्जीक्यूटिव अगर इसके ऊपर एक्शन ले लिए होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इसे एक्टिविज्म कहेंगे या ओवररीच कहेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। विशाखा का एक जजमेंट आया 1997 में, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर उसका सिग्नेटरी है और कहा कि हम इस तरह का कानून बनाएंगे, लेकिन कोई कानून नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए यह कहा कि जब तक लेजिस्लेचर, जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून नहीं बनाता है, क्योंकि संविधान के अंदर हमने एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ले लिया है और उस ऑब्लिगेशन को पूरा करना है, इसलिए हम तब तक ये निर्देश जारी कर रहे हैं। जब सरकार कानून बनाएगी तो कानून लागू हो जाएगा, तब तक हमारे ये निर्देश लागू रहेंगे। इसको आप एक्टिविज्म कहेंगे या ओवररीच कहेंगे, मैं समझता हूं बहुत थिन लाइन है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। जैसा कि सुनीता जी ने भी कहा, मान लीजिए कुछ इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जैसा आपने भी अपनी ओपनिंग रिमार्क में कहा, फायर क्रैकर कितने जलने चाहिए, कहां जलने चाहिए, नहीं जलने चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नीति बनाएगी या सरकार नीति बनाएगी? इसी तरह एक आया कि व्हीकल की लाइफ 15 साल होनी चाहिए, 15 साल से पुराना व्हीकल जो है वो कंडम हो जाना चाहिए। इसके ऊपर नीति सरकार बनाएगी या जुडिशरी बनाएगी? क्या जुडिशरी के पास इस तरह का वेयरविदल और एक्सपर्टीज है जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के पास है, जिसको लेकर इस तरह की बातें की जाए? ये केस को आप एक्टिविज्म में लेके आएंगे या ओवररीच में लेके आएंगे? मेरा ऐसा मानना है, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि लेजिस्लेचर कानून बनाता है, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है, जहां जहां विधायिका और कार्यपालिका अपना कार्य करने में ढिलाई बरतती है, प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए, इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उसमें एक ऑर्डर पास करके एक निर्देश देती है। और वो निर्देश, मान के चलिए कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर कानून बनाना चाहे तो उनको कानून बनाने में कोई उनके ऊपर रुकावट नहीं है। उनको संविधान के अंदर अधिकार है कि वो कानून बना करके उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं इस थिन लाइन को जो क्रॉस करना है वो आवश्यक नहीं है। आपने अभी मैंने जैसे एक सीएनजी का एग्जांपल दिया, मैंने व्हीकल की लाइफ का एग्जांपल दिया। इसी तरह नेशनल एंथम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि जब सिनेमा हॉल में आप जाते हैं तो शुरू में और आखिर में नेशनल एंथम बोला जाएगा और गेट से बंद कर दिए जाएंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में फॉल करता है या इसकी नीति बनाने का अधिकार जो है वो एग्जीक्यूटिव का है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में जिनके पास उनके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है या जो
कानून के दायरे में नहीं आते हैं, उनके ऊपर निर्देश देने से बचना चाहिए। जब इस तरह के निर्देश आते हैं तो नेचुरली जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं, वो ओवर रीच की बात करते हैं। जब तक ये एक्टिविज्म है, एक्सेप्टेबल है, जब ये ओवर रीच हो जाता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके सर। सुनीता जी, मैं थोड़ा सा अगर पीछे लौटना चाहूँ इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि 1973, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो केशवानंद भारती मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दो महत्वपूर्ण बातें कही थी कि जब संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की बात हुई थी, उसमें कहा था कि संसद या मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय को वो केवल इस आधार पर निरस्त कर सकते हैं या कर देंगे वो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो या फिर संविधान के मूल ढांचे के हिसाब से ना हो। लेकिन 1970-73 के बाद से 2020 तक दर्जनों ऐसे मामले हैं जहां पर पॉलिसी तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ओर से कई बार डिसाइड की गई या उसके लेकर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। कैसे इसे देखा जाए, और जो कि कहा मल्होत्रा साहब ने कि जो बैलेंस है वो बैलेंस जब संविधान कहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर जैसा अशोक जी ने कहा कि अगर वो प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ किन्हीं भी चीजों को लागू कराने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसका वेलकम होना चाहिए। जो केशवानंद भारती केस की जो आपने बात उठाई है, तो अगर उस केस में जो पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इशू था कि कितना अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अब एग्जीक्यूटिव अपने पावर का, लेजिस्लेचर अपने पावर का इस्तेमाल करके। और जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोल उसमें बचाया गया, जो आपकी मेजॉरिटी जजमेंट से, कि जो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेजिस्लेचर चेंज नहीं कर सकती, उनको दे आर बियॉन्ड, दे आर नॉट एमिनेबल टू द पावर ऑफ द अमेंडमेंट। तो जब जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स प्रिजर्व हैं, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, हमारी जो विधि पालिका है, वो कानूनों में बदलाव कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। ये चेंज जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास अंडर 226 में, या सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 में, वो देख सकती हैं, वो उनको रिव्यू करते हैं और उसमें वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये आर दे विद द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। और अगर वो नहीं है तो एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट उनको नॉक डाउन कर सकती है। तो मेरा जो ये मानना है कि देखिए, हम कैसे समय समय पर, जैसे कि मल्होत्रा जी ने जो एग्जाम्पल दिया विशाखा जजमेंट का, विशाखा जजमेंट वाज अ रिमार्केबल जजमेंट, इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग जजमेंट। और जब तक कानून नहीं आया 2013 में, जो पॉश कानून आया, 17 साल तक अंडर आर्टिकल 142 का दिया हुआ वो जुडिशरी द्वारा बनाया हुआ कानून, लेकिन क्या वो पॉलिसी मैटर को डिसाइड कर सकता था? नहीं। वो फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 14, 19, 21 को डिसाइड किया। और जैसे मल्होत्रा जी बता रहे थे कि वो इंटरनेशनल कॉवर्नेंट्स का इंडिया ने जो साइन किया था और कमिट किया था कि ये हम देंगे, तो मेरा ये कहना है कि अगर जुडिशरी डिसाइड भी करती है तो इक्विटी या प्रोग्रेशन या सोशल जस्टिस, सभी कुछ को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर आना है। द इक्विटी हैज टू लाई विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री, विद इन द लीगल बाउंड्री। इट कैन नॉट बी समथिंग विच इज आउट ऑफ इट। सो फॉर वॉट एवर रीजन, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वही है। हम डेमोक्रेसी में है, अब जनता इलेक्ट करती है, जो गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी वो कानून बनाएगी, वो कानून आएगा कोर्ट के सामने और कोर्ट को मौका मिलेगा, कोर्ट देखेगी वो फॉलो करता है कि नहीं द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को या लीगल रिक्वायरमेंट को, और उनको वहां पे वो अपने डिसीजंस दे सकते हैं। पर जहां तक पब्लिक पॉलिसी का मामला है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी आज की जजमेंट है एक मद्रास हाई कोर्ट की। अब उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि भाई जो लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कर रही हैं, उन लोगों को गुंडा एक्ट के तहत क्यों ना ट्राई किया जाए। नोबल थॉट, पोल्यूशन is not affecting me only, it's affecting everybody, it's affecting the earth, so there cannot be any doubt or ये about it. But गुंडाराज का जो वो एक अलग एक कानून अलग है, एक उसका स्कीम अलग है, उसमें डेफिनेशन अलग है। तो क्या ये मानना कि ये कोर्ट बोले कि आप चेंज करिए उनके डेफिनेशन को, और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, उनको भी गुंडा की तरह ट्राई कीजिए। तो
क्या ये will it be within the can you say that this is judiciary is acting within the constitutional boundaries, even though so this calls for some sort of a self introspection, this calls for some sort of self restraint. So the judicial activism or a progressive thought process on the part of judiciary, so it's based on the premise that everything is perfect and absolutely right within the judicial structure, and जो भी वो करेंगे वो बिल्कुल सही कर रहे हैं. तो ये जो हम खुद में डिसाइड कर लेंगे, तो ये तो बिल्कुल दिस गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. तो क्या सुनीता जो आप कह रही हैं, बैलेंस ऑफ पावर ड्रॉ करते हैं जी, तो अशोक ये जी, क्या ये जो कहा जाए अशोक कि बागरिया जी कह रहे थे, महान्यायपालिका, महाकार्यपालिका, यानी कि कौन सुपीरियर है, कौन सर्वोच्च है, ये कई बार ज़्यादा नज़र आ रहा है फैसलों में, और इसी की होड़ में ये जो आप कह रहे थे कि जो सीमा रेखा या जो बाउंड्री है, जो लक्ष्मण रेखा है, उसका उल्लंघन होता दिखता है, या फिर ये स्वाभाविक है लोकतंत्र में, और जहां पर भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बंटवारा साफ तौर पर हो, लेकिन उसके साथ प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ने के विकल्प और रास्ते भी दिए गए हों. देखिए, जहां तक सुप्रीमेसी की लड़ाई है, ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि इन तीनों ऑर्गन्स में से कोई सुप्रीम नहीं है. जो सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो बेसिकली जो हमारा संविधान है वो सुप्रीम है, और ये तीनों ऑर्गन्स अपने पावर्स और अपनी ड्यूटीज सब कुछ उसी से डिराइव करते हैं. मेरा ये और मानना है कि इस तरह का फ्रिक्शन जो ऑर्गन्स के बीच में होता है, ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन होता है. अगर आप फर्ज कीजिए एक सिचुएशन ऐसी आ जाए जब जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तीनों में बड़ा ही अच्छा तालमेल चल रहा है, और लेजिस्लेचर अपना काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना और जुडिशरी अपना. ये एक आइडियल सिचुएशन है. हम लोग उस आइडियल सिचुएशन को पाने के लिए हम उस दिशा में मूव कर रहे हैं. वी हैवंट रीच्ड दैट आइडियल सिचुएशन, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है वो भी एक आइडियल सिचुएशन है. प्रैक्टिकली जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड पे, हम देखते हैं कि इस तरह का फ्रिक्शन होता है, तीनों अंगों में होता है, और ये एक कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन है, जिससे क्या होता है कि तीनों ऑर्गन्स पे चेक्स और बैलेंसेस बने रहते हैं. कोई अपने सीमाओं से बाहर नहीं जाता है. लेकिन बात यहाँ पे अभी हो रही है कि जुडिशरी अपनी सीमा के बाहर जा रहा है, ये आरोप लगाया जाता है. तो अभी दो एग्जांपल्स हमारे सामने आए हैं. एक तो पोल्यूशन का आया, दूसरा अभी सुनीता जी ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं गुंडा एक्ट में उनको ट्राई करते हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. और तीसरा, कल परसों कुछ दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कोविड-19 में कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं पब्लिक में, उनको क्यों नहीं कम्युनिटी सर्विस के लिए कोविड केयर सेंटर्स में भेजा जाए. तो इस तरह के जो आदेश आते हैं, ये इंटेंशन इनके सही होते हैं, बट दे आर बैड इन लॉ. एंड जब व्हेन दे आर इंटेंशन अच्छे होते हैं बट बैड इन लॉ होते हैं, तो हायर कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करता है. लेकिन फिर भी ये कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जब कुछ जजेस एक अपनी भावनाओं में या पॉपुलिस्ट टू प्ले टू द गैलरी इस तरह के ऑर्डर्स पास करते हैं. ये चीजें हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी पहले पॉपुलिस्ट इश्यूज उठाते थे और उन पे डिसीजंस दे के दे प्लेड टू द गैलरी. बट द पॉइंट हियर इज दैट कि कहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म खत्म होता है और जुडिशियल ओवररीच शुरू होती है. ये चीज बहुत ही धुंधली है, किसी को कुछ नहीं पता. लेकिन फिर भी आई विल गो, मतलब मैं एक परपेचुअल ऑप्टिमिस्ट हूं, और मैं ये मानता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 20-25 सालों में जो लोगों की फेथ है जुडिशरी में वो बढ़ा है. इनफैक्ट वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की तरफ ना रुख करके जुडिशरी की तरफ रुख करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए. और जब सुप्रीम कोर्ट या और कोई कोर्ट, संवैधानिक कोर्ट, उन राइट्स को एनफोर्स करती है, तो मैं ये समझता हूं कि इसे जुडिशियल ओवर रीच ना समझ के जुडिशियल एक्टिविज्म समझा जाए और एक प्रोग्रेसिव चीज इसे मानी जाए. ओके, मल्होत्रा सर,
अशोक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहा, मैं थोड़ा सा उसको चाहूंगा क्लोजिंग आपके कमेंट में, कि जो आम पब्लिक का ट्रस्ट या भरोसा है, क्या वो जुडिशरी की तरफ ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ दशकों में, जिसके चलते जुडिशरी जो है प्रोग्रेसिव वे में, जैसे कि अशोक जी ने कहा, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, वो एक्ट करती है और इसमें कोई गलत नहीं है। यानी कि कार्यपालिका अगर कहीं पर स्लो है या उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रही इश्यूज़ को, पॉलिसी को, तो उसकी भरपाई जुडिशरी करती हुई नजर आती है। कविंद्र जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर हम तीनों अंगों की बात करें तो आम व्यक्ति की जो भरोसा है वो सबसे अधिक न्यायपालिका के ऊपर है, क्योंकि जब भी उनके अधिकारों का हनन होता है तो हमेशा आम आदमी जो है, आम व्यक्ति जो है, वो न्यायपालिका की तरफ देखता है। और मैं ये कहूंगा कि अगर हम अपने 70 साल के इतिहास को उठा के देखें, संवैधानिक इतिहास को उठा के देखें, तो इस मामले में न्यायपालिका, एक दो एबेरेशंस छोड़ दीजिए, हमेशा इस मामले पे खरी उतरी है। तो अभी भी, आज भी जो है, न्यायपालिका के ऊपर हमारा सबका भरोसा, आम आदमी का भरोसा, व्यापारियों का भरोसा सबसे अधिक न्यायपालिका के ऊपर है। इन एडिशन टू, मैं बात में ये भी कहना चाहूंगा कि जैसा अशोक जी ने भी कहा और सुनीता जी ने भी कहा, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवररीच। और मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि तीनों ऑर्गन को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना है, और ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं जब न्यायपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम किए हैं और उस पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं, लेकिन ऐसे बहुत अधिक इंस्टांसेस नहीं हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, जिसको पूरे की पूरी संसद ने 100% जब मेंबर थे, सबने उसके सपोर्ट में कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो केशवानंद भारती में ले डाउन किया गया था, उसको डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सो जुडिशियल रिव्यू करते हुए, एक लेजिस्लेशन का जुडिशियल रिव्यू करते हुए, जुडिशरी ने अपनी जजमेंट दे दी जो हमारे ऊपर मान्य है। अगर लेजिस्लेचर चाहता तो वो इसको रिव्यू करके और जो उन्होंने खामियां बताई थी, एक दूसरा कानून बना सकते थे, लेकिन लेजिस्लेचर ने ऐसा नहीं किया और वो कानून आज भी लागू है। और पिछले 1992 के बाद से जजेस ये हमारे देश में प्रथा आज भी चल रही है, जबकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का मानना यह है कि संविधान इसकी परमिशन नहीं देता है, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम ये व्यवस्था को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके सर। मैं समझता हूं ये बैलेंसिंग हमेशा चलती रहेगी। अशोक जी की तरह मैं भी एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं और ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूं, और मैं ये सोचता हूं कि तीनों अंगों को अपना अपना काम संविधान के दायरे में रह के करना चाहिए, और अगर कहीं वैक्यूम रह जाता है और उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए कोई दूसरा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो वो काम कर लेता है, जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है और कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को आगे लेके जाता है, हमें उस स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।